एंड वेलकम टू प्रेप साउंड। आज हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एयर प्रेशर और टाइप्स ऑफ विंड के बारे में। ये क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर का सबसे ट्रिकी टॉपिक जो है वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये इसलिए भी ट्रिकी है क्योंकि इसमें समझने में बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि क्रिस्टल क्लियर करके आपको ये सारा टॉपिक ईजी वे में समझा सकूं। तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर की। ठीक है, जब हम एयर प्रेशर या वायुदाब की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वायुदाब होता क्या है। हमने जब लास्ट क्लास देखी थी तो हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ले ली थी। बेसिक हमने जितने भी टॉपिक जो पॉइंट्स थे वो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किए थे। हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमारी अर्थ के ऊपर वायुमंडल जो है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एटमॉस्फेयर या वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये है हमारी अर्थ का सरफेस। ये क्या है? ये हमारी क्या है? अर्थ का सरफेस है। इसके ऊपर लगभग 640 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसी पर पाया जाता है वायुदाब। वो उसी में क्या पाया जाता है? वायुमंडल जो है वो पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल की कुछ लेयर्स हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। कौन कौन सी लेयर थी? तो सबसे निचली परत जो होती है वायुमंडल की या एटमॉस्फेयर की उसे हम कहते हैं टोपोस्फेयर। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे? टोपोस्फेयर कहते हैं। उससे ऊपर वाली को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। फिर हम आ जाती है आपकी मीसोस्फेयर। ठीक है, और इसके बाद आ जाती है आपकी कौन सी? थर्मोस्फेयर। ठीक है, ये चार जो परतें थी हमने, लेयर्स जो थी वो हमने पढ़ी थी। इसके ऊपर आपका एक्सोस्फेयर आता है, ये आपको पता ही है। इन चारों लेयर्स का या इन चारों वायुमंडल की परतों का जो दबाव पड़ता है अर्थ के सरफेस पर वही कहलाता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर, या उसे ही हम कहते हैं वायुदाब। ठीक है, तो लेयर्स का, वायु का अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ने वाले दबाव को ही हम क्या कहते हैं? एयर प्रेशर या वायुदाब कहते हैं। ठीक है, हमारी अर्थ के ऊपर क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारे अर्थ पर मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपनी तरफ खींच रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले एयर प्रेशर को टांसले ने बताया था। टांसले ने इसकी खोज करी थी कि भैया एयर प्रेशर नाम की भी कोई चीज होती है। इसको हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं और अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो वो होती है आपकी मिलीबार। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को ही, दबाव को ही हम वायुदाब या एयर प्रेशर कहते हैं। इसको हम बैरोमीटर से मापते हैं और इसकी यूनिट कौन सी है? वो है आपकी मिलीबार। एक बात और याद रखिएगा कि इसका जो सबसे ज्यादा एयर प्रेशर जो पाया जाएगा, और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि हाईएस्ट जो एयर प्रेशर है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो सी लेवल पे पाया जाता है। और ऊंचाई के साथ साथ इसका जो दबाव है या एयर प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम पड़ने लगता है। जब इसके हाईएस्ट प्रेशर की बात करते हैं तो कितना है? 1013 मिलीबार आपका क्या पाया जाता है? हाईएस्ट प्रेशर पाया जाता है आपके सी लेवल के ऊपर, या आप इसको 76 सेंटीमीटर मरकरी भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर और एयर प्रेशर के बारे में। तो देखिए, हमने जब एयर प्रेशर पढ़ा है हमने देखा है कि दबाव को ही क्या कहते हैं? एयर प्रेशर कहते हैं। हमारी अर्थ के सरफेस पर वायु का पड़ने वाला दबाव भी क्या कहलाता है? आपका वायुदाब कहलाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग विंड्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, पवनों के बारे में भी पढ़ रहे हैं। जब हम पवनों की विंड की बात करते हैं तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है वर्टिकल। ठीक है, जब हम हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर पवनों की बात करते हैं तो वही क्या कहलाती है? अपनी पवन कहलाती है। अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक कमरा है, एक स्टूडियो बना हुआ है जहाँ से मैं आपको क्लास दे रही हूँ। ठीक है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे वायु नहीं है? अगर मैं सांस ले रही हूँ, सांस अपने छोड़ रही हूँ, ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, ले रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे वायु मौजूद है। लेकिन क्या आपको मेरे बाल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पवन जो है वो नहीं चल रही है। पवन तभी चलती है जब एयर प्रेशर में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? डिफरेंस होता है एयर प्रेशर में, तभी क्या चलती है? तभी चलती है पवन। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर पवन जो है
वो क्षैतिज रूप में चल रही है, आपके हॉरिजॉन्टली चल रही है, तो वो आपकी हॉरिजॉन्टल पवन या क्षैतिज पवन कहलाती है। अगर पवन जो है वो ऊर्ध्वाधर चल रही है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल विंड या वर्टिकल पवन। ठीक है, तो याद रखिएगा पवनों का पवन जब चलती है या आपके जो एक स्थान से दूसरी स्थान तक जब पवनें जाती हैं, तो उसका मेन रीज़न होता है आपके एयर प्रेशर में डिफरेंस होना, वायुदाब में अंतर होना। वायुदाब में पाया जाने वाले अंतर को ही हम क्या कहते हैं, जो प्रेशर ग्रेडियंट या वायुदाब प्रवणता कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये देख लीजिए, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देयर इज नो यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑन द होल अर्थ and there is no landing and uplifting of the same air, so the air pressure varies all over the earth. The difference is called air pressure gradient. ठीक है, तो याद रखना संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान तापमान नहीं होता है, ना ही एक समान वायु की उत्पत्ति होती है। इस कारण पूरी पृथ्वी पर वायुदाब में अंतर पाया जाता है और इसी अंतर को आप क्या कहते हैं, वायुदाब प्रवणता कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है कि आपके वायुदाब प्रवणता या प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। तो दबाव में होने वाला अंतर ये क्या कहलाता है, प्रेशर ग्रेडियंट या वायुदाब प्रवणता कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं वायुदाब में अंतर क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए कि याद रखिएगा, जब वायुदाब की हम बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर से एकदम उल्टा संबंध होता है। अगर आपका टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है, तो आपका एयर प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। ठीक है, अगर आपका तापमान ज़्यादा है किसी जगह पर तो आपका वायुदाब कम होगा, और अगर तापमान जो है वो कम है तो वायुदाब कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इस जो पूरा रूल है इसको याद रखिएगा, आपका एटमॉस्फेयर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मात्र आपको ये दो रूल याद रखने हैं कि तापमान ज़्यादा प्रेशर कम, और प्रेशर ज़्यादा तापमान ज़्यादा और प्रेशर कम होगा, तापमान कम होगा तो प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब हम विंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विंड की या पवनों की बात करते हैं, तो पवनें जो होती हैं हमेशा ही हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ये रूल और आपको याद रखना है कि पवनों का जो संचरण होता है, जो कन्वेक्शन होता है, जो पवनें चलती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो याद रखना, विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब आप कहेंगे मैडम ऐसे कैसे, तो मान लीजिए ये है आपकी दो क्लास। ठीक है, ये क्या है, दो क्लास हम लोग बना देते हैं। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैठा दिया है एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, क्या कर दिया, एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठा दिए हैं। इसी के साथ ही हमने एक क्लास और बनाई है जिसमें क्या है, हम जो स्टूडेंट्स बैठा रहे हैं या स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, कम हैं। ठीक है, अब जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे लोग हो गए हैं कि यहाँ पे प्रेशर कैसा हो गया है, हाई हो गया है। कैसा प्रेशर बन गया है यहाँ पर, यहाँ बन गया है आपका हाई प्रेशर। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट ज़्यादा हो गए हैं तो यहाँ पे कैसा प्रेशर क्रिएट हो गया है, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है। यहाँ पर स्टूडेंट कैसे हैं, यहाँ पर कम है तो यहाँ पे कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। ये बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, मान लीजिए इतने बच्चे आप भर दो, इतने बच्चे एक क्लास में अंदर बैठा दो कि जगह ही ना, बच्चे अपने पेन तक नहीं हिला सकते हैं कि अच्छे से पेपर लिख पाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों को यहाँ पर शिफ्ट करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बैठना शुरू कर देंगे, स्टूडेंट्स बैठना शुरू कर देंगे। इसीलिए इसको कहते हैं कि जब पवनें संचरण करती हैं तो वो कैसे करती हैं, वो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, जब एक जगह पवनें बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो वो धीरे धीरे करके ऐसी जगह ढूंढना शुरू करती हैं जहाँ पर प्रेशर कम हो और वो वहाँ पर जाकर क्या करती हैं, बैठ जाती हैं। ठीक है, तो यही पूरा जो मेन चीज़ है वो आपको यहाँ पर समझनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ये ठंडा एरिया है, टेम्परेचर कैसा है, कम है, टेम्परेचर कम है, या समझ गए आप लोग। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, एयर प्रेशर
ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा होगा तो जैसे यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा है, ये धीरे धीरे क्या करेंगी, आपके लो प्रेशर की तरफ कैसी होने लगेंगी, मूव करने लगेंगी। तो याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर कम है तो एयर प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आपके टेम्परेचर कम होता है सर्दियों में, खास तौर पर ठंडे इलाकों में जब टेम्परेचर कम होगा तो वायु क्या है, वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगी, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, नीचे बैठने लगती है वह टेम्परेचर कम होने की वजह से। तो वहाँ पे कैसा हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। अगर आपका गर्मी का एरिया है, दिन का टाइम है, गर्मी का एरिया है, तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने की वजह से वायु जो है, जो आपकी एयर जो है वो फैलना शुरू कर देगी, और फैलने की वजह से वो क्या होती है, ऊपर उठने लग जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका लो प्रेशर जो होता है वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो हमारे अर्थ पर 7 प्रेशर बेल्ट पाई जाती हैं, जिन पर जो वायुदाब होता है वो समान होता है। तो याद रखिएगा, एयर प्रेशर बेल्ट आर फाउंड ऑन द अर्थ। 7 टाइप की एयर प्रेशर बेल्ट होती हैं जो हमारी अर्थ पर पाई जाती हैं, और इन पे जो वायुदाब होता है वो कैसा होता है, समान होता है। सबसे पहले आती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो आपको यहाँ पर ये जो नीले रंग की दिखाई दे रही है, ये है आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जो 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में पाई जाती है। इस बात को याद रखना। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक ये पाई जाती है। ठीक है, इसके ऊपर जब हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो ये नॉर्थ और साउथ दोनों एरिया में पाई जाती है। तो याद रखना, 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक का जो एरिया होता है नॉर्थ का, और 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री एरिया साउथ का, ये कहलाती है आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, कैसी होती है ये, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है। इसके बाद सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट भी पाई जाती है, जो कि 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में पाई जाती है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसके बाद आती है आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि आपकी कहाँ पाई जाती है, ये आपकी 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ पर पाई जाती है। तो ये 7 ऐसी प्लेट्स हैं जिन पर वायुदाब हमेशा समान रहता है, और यहाँ पे जो प्रेशर जो है वो आपका क्या होता है, इक्वल रहता है। जब हम एयर प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं तो हम इसे 2 टाइप से बांट सकते हैं। ये जो प्लेट्स जो आपकी बेल्ट है, इन्हें हम 2 टाइप से बांटेंगे। एक होता है मूवमेंट के हिसाब से, और एक होता है आपका टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, मूवमेंट के हिसाब से कौन कौन सी प्लेट्स हो जाएंगी, तो मूवमेंट के हिसाब से याद रखिएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और आपकी आ जाती है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके टेम्परेचर के हिसाब से, तो वो होती है आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन बेल्ट्स के बारे में। तो जब हम इन बेल्ट्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसे हम डोल्ड्रम बेल्ट भी कहते हैं, याद रखना। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि डोल्ड्रम पेटी या डोल्ड्रम बेल्ट कहाँ पाई जाती है। तो 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में आपकी डोल्ड्रम या शांत पेटी या आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है वो पाई जाती है। ये लो प्रेशर बेल्ट क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, गर्मी पड़ती है। गर्मी की वजह से क्या होगा, हवा ऊपर उठने लग जाएगी, जिससे यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से साथ ही साथ यहाँ पर संवहनीय वर्षा या आपकी कन्वर्जेंट जो रेन है वो भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कह सकते हैं तापमान जो है, या ये कह लीजिए कि तापमान के हिसाब से बिल्कुल शांत होती है, एकदम इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है तापमान का। तो या ये कह सकते हैं यहाँ पे तापमान हमेशा एक जैसा रहता है, गर्मी हमेशा पड़ती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो पेटी है वो एकदम शांत होती है, इसीलिए इसे डोल्ड्रम पेटी कहते हैं या शांत पेटी कहते हैं। और डोल्ड्रम जैसे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसे डोल्ड्रम पेटी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में
तो याद रखिएगा द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कोई एयर चलती है तो उसे हम विंड कहते हैं। दैट इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। इज द इफ द वेलोसिटी ऑफ द विंड इज हाई देन इट कॉल्ड स्ट्रॉन्ग विंड एंड द विंड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इट्स कॉल्ड स्टॉर्म या स्ट्रोम। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अगर हवाओं का जो वेग होता है, हवाओं की जो वेलोसिटी होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसे आंधी या तूफान का नाम जो है वो देने लग जाते हैं। ठीक है, जब पवन चक्रीय रूप से या चक्रीय फॉर्म में घूमने लगती है, एकदम रोटेट करने लगती है सर्कुलर वे में, तो हम उसे क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं, याद रखना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि साइक्लोन क्या होता है। तो जब विंड जो है वो एकदम सर्कुलर वे में घूमने लग जाती है तो हम उसे साइक्लोन कहते हैं। अगर इसकी वेलोसिटी विंड की ज़्यादा होती है तो हम उसे आंधी या तूफान कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो उसे आंधी कहते हैं और एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगी तो हम उसे क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं, याद रखना। ठीक है, अगर हम पवनों की बात करते हैं तो ये मुख्यतः हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, आपकी परमानेंट विंड या प्लेनेटरी विंड, सीजनल विंड और आपकी लोकल विंड। ठीक है, तो जब हम पवनों को डिवाइड करते हैं तो 3 जो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्थायी पवने या ग्रही पवने, मौसमी पवने और आपकी स्थानीय पवने। जब हम स्थायी पवनों की बात करते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, विंड्स को अगर हम देखते हैं तो जो आपकी प्लेनेटरी विंड्स या आपकी स्थायी पवनें होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। सीजनल या मौसमी पवनें आपकी भी 3 प्रकार की होती है। लोकल विंड्स भी आप 2 प्रकार में उसको या 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। जब हम प्लेनेटरी विंड्स की बात करते हैं तो हम इसे ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनें, वेस्टर्न विंड या आपकी पछुआ पवनें और पोलर विंड या ध्रुवीय पवनों के रूप में देख सकते हैं। जब हम सीजनल विंड या मौसमी पवनों की बात करते हैं तो मानसून विंड, सी विंड और वैली विंड के रूप में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। लोकल विंड की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड विंड और हॉट विंड यानी कि ठंडी और गर्म पवनों के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और यही सबसे ज़्यादा ट्रिकी चीज़ बन जाती है इस पूरे टॉपिक की। हमने बात करी थी कि ये है आपका 0 डिग्री, इससे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ क्या है? ये आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के जो है वो कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहलाती है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहलाती है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर हाई है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रेशर जो है वो लो बन रहा है। समझ गए? इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैसा टेम्परेचर, जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर है, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? कम होगा। और यहाँ पे जो वायुदाब कैसा है, प्रेशर कैसा है, वो हाई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा टेम्परेचर होगा। और यहाँ पे क्या होगा? जो वायुदाब कैसा होगा? कम होगा। तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाता है? हाई प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे हो जाता है सबसे कम। तो सेम चीज यहाँ पर भी होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हो गया है और जो प्रेशर जो है वो कैसा हो गया? लो हो गया। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, तो पवनें क्या करेंगी? पवनें यहाँ से उठना शुरू कर देंगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब तापमान ज़्यादा होता है तो पवनें ऊपर उठती हैं, फैलती हैं, फैलकर ऊपर उठने या अपवर्ड मूवमेंट जो होता है उनका शुरू हो जाता है। जब पवनें उठेंगी तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगी, एक ये इस तरफ चली जाएगी और एक ये चली जाती है इस तरफ। ठीक है, एक चीज और याद रखना, हमारे जो अर्थ पर जो हमारी जो पवनें चलती है ना वो 2 तरीके से चलती है। एक चलती है हमारी सरफेस पर, ठीक है, और एक चलती है हमारे ऊपर। ठीक है, कैसी चलेंगी? एक चलेंगी सरफेस पर और एक चलती है ऊपर। अब देखिए यहाँ से पवनें आपकी उठी, उठने के बाद अब क्या होगा? यहाँ पर ये पवन जो है वो क्या करेंगी? बैठ जाएंगी। क्या करेंगी? बैठ जाएंगी। क्यों बैठ जाएंगी? क्योंकि भाई आपको पता है जो पवनें जो चलती है यहाँ से ये यहाँ बैठेगी, उसके बाद ये पवन यहाँ होगी और ये यहाँ पर मूवमेंट जो है वो करने लग जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपको एरिया, ये वाली जो पवनें दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो आपकी पवनें दिखाई दे रही है, यही आपकी क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आपकी सरफेस पवन जो होती है, सरफेस विंड जो होती है वो ये कहलाती है। और ये जो पवनें आपको दिखाई दे रही है ये ऊपर चल रही हैं, जिसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, यही होती है आपकी जेट स्ट्रीम। तो याद रखिएगा, ये जो पवनें हुई ये 2 सेल बन गई ना आपकी, एक ये यहाँ पर उठी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई,
डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से जो पवन होगी वो धीरे धीरे यहाँ नीचे बैठना शुरू कर देगी, नीचे बैठेगी तो वापस ये इधर आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक सेल जिसे हम कहते हैं हेडली सेल, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, हेडली सेल कहलाता है, या हेडली जो सेल जो है वो इसको हम कहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से भी पवनें उठेंगी, ठीक है, पवनें उठी, यहाँ से भी उठी पवनें, तो ये यहाँ पर भी आके बैठेगी और ये यहाँ पर भी आके बैठेगी, ठीक है। यहाँ पर बैठेगी तो ये इस तरफ चली जाएगी और इसका मूवमेंट जो होगा वो इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, वापस ये इधर बैठ जाएगी और ये जाकर इधर बैठ जाती है। तो ये क्या कहलाता है, सेम सिचुएशन नीचे भी होगी, ठीक है। याद रखिएगा, जो मूवमेंट नॉर्थ में हो रहा है वही मूवमेंट आपका साउथ में भी होगा। तो ये जो सेल बन जाता है वो आपका होता है फेरल सेल, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, फेरल जो है सेल बन जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद क्या होगा, ये जो यहाँ पर भी बैठेगी पवनें और यहाँ पर भी बैठेगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, जिसे हम पोलर सेल या ध्रुवीय कोश या ध्रुवीय जो कहते हैं सेल जो होते हैं उसे हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन पवनों के बारे में कि भैया इन पवनों में जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है। तो याद रखिएगा, जब भी पवन नॉर्थ में चलती है ना, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारी अर्थ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न एंड सदर्न। तो ये आपकी इक्वेटोर है, इक्वेटोर से ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और इक्वेटोर से नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, आपका सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो याद रखना, नॉर्थ में जितनी भी पवनें होती हैं वो अपने राइट हैंड पर या किसमें, राइट की तरफ मूवमेंट करेंगी, यानी कि वो राइट की तरफ मुड़ जाती हैं, और साउथ में चलने वाली जो पवनें होती हैं वो अपनी लेफ्ट हैंड पर या लेफ्ट साइड में मुड़ जाती हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है कोरोलिसिस बल के द्वारा, ठीक है। जो कोरोलिसिस बल है, अपना जो अर्थ जो मूवमेंट करती है कोरोलिसिस बल के द्वारा, इसे कोरोलिसिस नामक एक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसीलिए इसे कोरोलिसिस बल या विक्षोभ बल भी कहा जाता है। उसकी वजह से हमारी जो पवनें हैं वो क्या करती है, नॉर्थ में राइट साइड मुड़ जाती हैं और साउथ में लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं। आप बस एक ही चीज़ याद रखिएगा, अपने फेस के अकॉर्डिंग देखिएगा। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाथ क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ हाथ रख लीजिए, ठीक है, अपना फेस जो साइड कर लीजिए। और आप बात करते हैं इसकी राइट की, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा राइट में मूवमेंट होगा, राइट में मुड़ेगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा कहाँ मुड़ेगी, लेफ्ट में मुड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां आप देख लीजिए ये जो पवनें हैं आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये विषुवत रेखा पे निम्न वायुदाब पेटी बन रही है, यहाँ से पवनें उठी, यहाँ पर आके बैठने लगे। अब पवनें हमेशा हाई से लो ही तो चलेंगी, ये क्या करेंगी, हाई टू लो चलेंगी, ठीक है। हाई टू लो मूवमेंट होता है पवन का, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। ये हाई टू लो चल रही है पवनें, ये कैसी चल रही है, हाई टू लो चल रही है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है ये पवनें कैसी चल रही थी, हाई टू लो चल रही थी, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ मूवमेंट जो होता है वो इनका हो रहा था। लेकिन अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जब आपकी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से पेटी जो चलती है, ये इसे तो सीधा पहुंचना चाहिए था ना यहाँ पर, लेकिन ये सीधे नहीं पहुंच रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है, क्योंकि कोरोलिसिस बल जो है, कोरोलिसिस फोर्स जो है वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट है वो राइट की तरफ क्या हो गया है, मुड़ गया है, ठीक है। क्या हो गया है, ये राइट की तरफ मुड़ गया है। यहां से अगर हम सदन की बात करते हैं तो ये कहाँ मुड़ जाता है, आपके लेफ्ट साइड में मुड़ जाता है, और लेफ्ट साइड में मुड़ने की वजह से ही ये क्या, जो पवनें हैं उनका मूवमेंट जो है कोरोलिसिस बल की वजह से वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये पवन ऊपर भी जा रही है, तो ये जब हम साउथ की बात करते हैं तो ये कहाँ मुड़ रही है आपके, ठीक है, कहाँ मुड़ रही है, आपकी लेफ्ट साइड में मुड़ रही है, ठीक है। जब हम ऐसे देखेंगे, यहाँ पर ही तो हम देख रहे थे, जब हम ऐसे देखेंगे तो ये हमारे लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ रही है ना। क्यों मुड़ रही है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से नीचे से ही तो पवन जा रही है, सदन से ही तो पवन जा रही है, तो ये आपकी कहाँ मुड़ जाएगी, लेफ्ट में मुड़ जाएगी। अब ऊपर से जब पवन आ रही है नॉर्दर्न से, तो ये कहाँ पर मुड़ रही है, आपकी राइट में मुड़ रही है। तो ये चीज याद रखिएगा,
ठीक है, जब हम साउथ से पवन चला रहे हैं तो वो कहाँ चलेगी, कहाँ मूवमेंट होगा, वो होगा उसका लेफ्ट साइड में, और अगर हम नॉर्थ से पवन चला रहे हैं तो वो उसका मूवमेंट होता है आपके राइट साइड में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई। तो यही है पूरा की पूरा पवनों का चलने वाला क्रम। ठीक है, एक बात और याद रखना, ऐसा नहीं है ये वायुदाब पेटियां खिसकती नहीं है, ये वायुदाब पेटियां स्थिर नहीं रहती हैं, ये गतिजन्य रहती हैं। जब गर्मियों का टाइम होता है तो ये हल्का सा ऊपर खिसक जाती है, और सर्दियों के टाइम पे ये जो वायुदाब पेटियां हैं या एटमॉस्फेरिक जो प्लेट आपकी ये जो कह सकते हैं बेल्ट है, वो नीचे या सदन की तरफ खिसक जाती है, इस बात को याद रखिएगा। कोरोलिसिस फोर्स की का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कोरोलिसिस फोर्स जो होता है वो कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है, और सबसे कम कोरोलिसिस फोर्स या सबसे कम विक्षोभ बल आपका जो इक्वेटोर पे है वो उस पर लगता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब थोड़ा सा इन पवनों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आपकी स्थायी पवनें होती हैं या जो आपकी वो पवनें जो प्लैनेटरी विंड्स जो होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो याद रखना, ये 3 तरीके से बांटते हैं हम, ट्रेड विंड, वेस्ट विंड और पोलर विंड। जब हम ट्रेड विंड की बात करते हैं तो हम इन्हें पूर्वाई पवन या पवन जो ट्रेड विंड है उसको कहते हैं। तो ये क्या है आपकी पूर्वा विंड या पूर्वाई पवन भी इसको कह सकते हैं, और ये पूरब से लेके पश्चिम की ओर चलती हैं। ये कैसे चलती है, ये ऐसे चलती है। ठीक है, यहाँ आपने देखा है ये क्या है, ये है आपकी ट्रेड विंड जो कैसे चल रही है, आपकी ईस्ट टू वेस्ट चल रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी पूर्वाई पवन कहलाती है। याद रखना ये कैसी पवन है, पूर्वाई पवन है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और ये क्या कहलाती है, आपके ट्रेड विंड भी आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है वेस्ट विंड, जिन्हें हम पछुआ पवन कहते हैं। ये पवन कैसी चलती है, ये पवन आपकी वेस्ट टू ईस्ट चलती है। ठीक है, कैसी चलेंगी, वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, और इन जो पवनों का जो मेनली जो कह सकते हैं प्रभाव जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, जिसकी वजह से इसमें कुछ जो पार्ट्स हैं उनको आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, क्या है वो देख लीजिए। These wind move from the west to east. Their effect is more than southern hemisphere, which is why the wind blowing at 40 degree south is called roaring 40s. तो याद रखना, चीखता 40 या roaring 40 आपका सदर्न हेमिस्फीयर में बनता है 40 डिग्री पर, इस बात को आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम 50 डिग्री या 50 डिग्री की बात करते हैं साउथ में, तो उसे हम कहते हैं फ्यूरियस 50 या इसे हम कहते हैं प्रचंड 50। और अगर हम 60 डिग्री साउथ की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं स्ट्रीकिंग 60 या आप इसे कह सकते हैं चीखता 60। तो गरजता 40, गरजता 40, प्रचंड 50 और स्ट्रीकिंग 60 यानी कि चीखता 60, ये जो तीन जो आपकी कह सकते हैं, ये जो तीन जो आपकी बेल्ट्स होती हैं उन पर ये पवनें स्पेशली प्रभाव डालती हैं, और ये सारी की सारी साउथ में जो होती हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है यही आपकी पश्चिम की तरफ से चल रही है ना पवनें। ठीक है, ये पश्चिम की तरफ से चल रही है, तो यही आपकी क्या है, यही आपकी कहलाती है आपकी पछुआ पवनें या वेस्टर्न विंड्स, इसको आप कह सकते हैं। और साउथ में, ठीक है, साउथ में अगर आप बात करते हैं तो यहाँ 40 में आपकी क्या कहलाएगी, चीखता 40 हो जाएगा। ठीक है, क्या होती है इसको, रोरिंग 40s। ठीक है, गरजता 40। इसके बाद 50 पे अगर आप जाएंगे तो ये कहलाती है आपकी प्रचंड 50, और 60 पे जाके आपकी बन जाती है चीखता 60 या स्ट्रिंकिंग 60। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं पोलर विंड्स की। तो याद रखिएगा, दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द पोल्स वेर एवर दे गो, they take a temperature below and freezing point. These wind cannot enter India because of Himalaya. तो याद रखना, ये पवनें जो होती हैं ध्रुवों पर पाई जाती हैं, बहुत कम जो होता है टेम्परेचर वो यहाँ पर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पवनें होती हैं वो बिल्कुल हिमांक के नीचे चली जाती है, तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है। इन्हें हम एशिया में साइबेरियन पवनें भी कहते हैं, लेकिन ये भारत में एंटर नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि हिमालय जो है वो इससे हमारी रक्षा जो है वो कर देता है। अब हम बात करते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की, यानी कि समुद्री हवा और आपकी स्थलीय हवा या भूमि समीर की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है आपका लैंड ब्रीज और ये है आपका सी ब्रीज।
ठीक है। जब हम लैंड ब्रीज की बात करते हैं, स्थलीय पवनों की बात करते हैं, तो वो कैसे चलती है याद रखिएगा। एक चीज आपको याद रखनी है कि हमारी जो धरती है ना, अर्थ जो है, हमारा जो सरफेस है, वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है इन कंपैरिजन टू वाटर। अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी देर में गर्म होगा, देर में ठंडा होगा। लेकिन अगर हम धरती की बात करते हैं, जो सरफेस की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी क्या होती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंड ब्रीज की या स्थलीय पवनों की। तो जब हम स्थलीय पवनों की बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, भूमि समीर या आपका जो लैंड जो समीर है, उसका प्रोसेस कब चलता है, ये चलता है आपके रात में। यानी कि ये सब कब होगा, नाइट में होगा। नाइट में होगा, क्यों होगा, तो वो भी देख लेते हैं। अब रात में क्या हो रहा है, रात में जो स्थल है, ठीक है, वो कैसा हो रहा है, यहाँ पर ठंडा हो रहा है। ठीक है, कैसा हो रहा है स्थल, जमीन तो ठंडी हो जाएगी ना, ठंडी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे कैसा टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कम। ठीक है, कम टेम्परेचर होगा तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई। कैसा प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। और अभी हम लास्ट में पढ़ते हुए आ रहे थे पिछले टाइम से कि जो पवनें चलती हैं, विंड चलती है, वो हाई टू लो प्रेशर पे चलती है। अब हाई टू लो प्रेशर पे चलेगी तो यहाँ टेम्परेचर कम है, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि भैया सीधी सी बात है, पानी देर में ठंडा होता है, देर में गर्म होता है, धरती देर में जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा और यहाँ पर प्रेशर कैसा बन रहा होगा, लो बन रहा होगा। ठीक है, प्रेशर कैसा बनना होगा, लो बनना होगा। तो अब पवनें जो है वो यहाँ पर जो है वो घूमना शुरू कर देती है, यानी कि हाई टू लो जो है प्रेशर, हाई टू लो जो है पवनें, वो चलना शुरू कर देती हैं। और इस तरीके से एक पूरी की पूरी सेल जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो कूल एयर फ्रॉम लैंड एंड वार्म लेयर फ्रॉम ओशन, इस तरीके से पूरा की पूरा ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। और ये कब होता है, ये होता है नाइट में। ये कब होगा, रात में होगा, नाइट में होगा। अगर हम बात करते हैं सी ब्रीज या समुद्री पवनों की, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, दिन का समय हो गया है, टेम्परेचर यहाँ पे कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि भैया लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, सीधी सी बात है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। कैसा प्रेशर होगा, लो होगा। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो यहाँ टेम्परेचर कम है तो प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। ठीक है, हाई प्रेशर होगा। अब पवन कैसे चल रही थी, हम पिछले पूरी अपनी आधे घंटे की क्लास में हम देखते आ रहे हैं कि पवनें हमेशा हाई से लेकर लो तक चलती हैं, सीधी सी बात है। अब पवनें जो है वो आपकी लैंड की तरफ घूमना शुरू कर देंगी और घूमते घूमते ये पूरा की पूरा जो सेल है वो क्रिएट कर देती हैं। तो कूल एयर फ्रॉम ओशन, वार्म एयर फ्रंट फ्रॉम लैंड। तो याद रखना, ये जो प्रोसेस होगा ये होगा आपके डे में। ठीक है, तो रात में होने वाले प्रोसेस को हम लैंड ब्रीज कहते हैं और दिन में होने वाले प्रोसेस को हम सी ब्रीज कहते हैं। तो दिन में क्या होगा, पवनें पानी से लेके लैंड की तरफ आएंगी, यानी कि इन्हें आप समुद्री पवनें कह सकते हैं। और आप अगर रात की बात करते हैं तो स्थल से या लैंड से पवनें जब समुद्र की तरफ जाती हैं तो आप इसको कहते हैं लैंड ब्रीज या स्थलीय पवनें। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं माउंटेन विंड और वैली विंड की। ठीक है, तो माउंटेन विंड और वैली विंड यानी कि घाटीय समीर और जो पर्वतीय समीर क्या होता है, तो ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी दिन और रात के ऊपर ही है। ठीक है, यहाँ पे भी दिन और रात का हो रहा है, तो थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। When the sun goes down and the night the airflow change direction, it is because the slope of the mountain at higher elevation cool more quickly than the valleys. A cooler, denser airflow down the mountain side and back into the valley at higher elevations. These winds are known as mountain breeze. तो याद रखना, जब सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तो वायु का प्रवाह की जो दिशा होती है वो चेंज होने लगती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि भैया अधिक ऊंचाइयों पर ढाल होने की वजह से शीघ्रता से ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने की वजह से क्या होगा, वहां पे जो एयर है वो ज्यादा क्या हो जाती है, घनी होने लगती है। घनी होने की वजह से प्रेशर हाई होने लगता है। प्रेशर हाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है
जो पवने हैं वो हाई टू लो जाएंगी तो नीचे घाटियों की तरफ आने लगती हैं, घाटियों पर आने लगती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पर्वतीय पवन कहते हैं। तो याद रखना, ठंडी होने की वजह से सघन हवा पहाड़ के नीचे और ऊंचाई पर घाटी में वापस बहने लगती है और इसे पर्वतीय पवन के नाम से जाना जाता है। जब हम वैली ब्रीज या घाटीय पवन की बात करते हैं तो याद रखना, पहाड़ों के ढलान पर दिन के समय घाटी में सूर्य, भूमि और हवा गर्म होती है। ठीक है, क्या होती है, सूर्य जो भूमि और हवा को गर्म कर देता है। जमीन के पास गर्म और कम घनी हवा जो है वो दोपहर में उठना शुरू कर देती है, जिससे घाटी के तल से अधिक हवा गुजरती है। घाटी की हवाएं इसे कोमल वायुगति का परिणाम है। तो सीधी सी बात याद रखना, यहाँ पे जो स्लोप होगा घाटीय पवन का वो कैसा होता है। दिन के समय की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम रात में देख लेते हैं, जो माउंटेन जो क्या कहते हैं, जो विंड है, ठीक है, वो कैसी होती है। तो याद रखना, जब हम यहाँ पे बात करते हैं, रात की बात करते हैं, ठीक है, क्या हो रही है, रात हो रही है, रात हो रही है तो ऊंचाई पर होने की वजह से ये क्या होगा, या पवन जो आपकी पहाड़ है वहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने की वजह से सीधी सी बात है, टेम्परेचर कम है, प्रेशर हाई है। अब अगर हम घाटियों की बात करते हैं तो यहाँ पर रात में जो होता है वो टेम्परेचर जो होता है वो धीरे धीरे आपका गर्म होना शुरू करता है। गर्म होना शुरू करेगा, धीरे धीरे होगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, वो हाई होता है, और प्रेशर कैसा होगा, वो होगा आपका लो। ठीक है, लो होगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पर्वतों की जो हवा है वो धीरे धीरे आपकी कहाँ पर उतरनी शुरू कर देती है, वो शुरू कर देती है आपकी घाटियों के ऊपर। तो याद रखना, जो माउंटेनियन ब्रिज जो होती है, माउंटेनियन जो पर्वतीय हवाएं होती है, पर्वतीय पवनें होती हैं, वो रात के समय घाटियों में जाना शुरू कर देती है। इसीलिए घाटियां जो है वो रात के समय इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि आप वहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते। इसीलिए आपने देखा होगा, जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो घाटियों में कोई भी दुकान वगैरह या कोई भी ऐसा स्टे नहीं मिलेगा जो आपको आराम से स्टे कर पाए, क्योंकि वहाँ पर बनाए ही नहीं जाते। रात में अत्यधिक ठंड जो होती है वो वहाँ पर पड़ती है। अब अगर हम बात करते हैं दिन की, तो दिन में आपको पता ही है, जो पर्वत होते हैं, माउंटेन्स जो होते हैं, वो जल्दी गर्म भी हो जाएंगे। गर्म क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। अब जल्दी गर्म होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा, और प्रेशर कैसा होगा, वो आपका लो होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, प्रेशर लो होगा। अगर हम वैली की बात करते हैं तो यहाँ पे देर में ठंडा होगा, देर में क्या कहते हैं, गर्म होगा। जब देर में गर्म होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, वो होगा आपका कम होगा। ठीक है, कम होगा तो यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, वो हाई प्रेशर होगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा, हाई होगा। अब जो हवा है वो सीधी सी बात है हाई टू लो जाएगी ना, तो यहाँ से धीरे धीरे हवा जो है वो ऊपर माउंटेन्स पर चढ़ना शुरू कर देती है, और ये आपका बन जाता है घाटीय समीर या वैली ब्रिज। ठीक है, तो ये आपने यहाँ तक क्लियर कर लिया, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मानसून विंड क्या होती है, मौसमी पवनें क्या होती हैं, तो सीधी सी बात है, जो आपकी पूर्वाई पवनें, जो मानसून जो पवनें होती है, जो चेंजेस होते रहते हैं, वही आपकी मानसूनी पवन कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, लोकल विंड की अगर हम बात कर लेते हैं। मानसूनी पवन हम यहाँ पे देख ही चुके हैं, कौन कौन सी मानसूनी पवनें होती है, सीजनल विंड होती हैं, सी विंड, ये सारी चीजें आपकी सीजनल विंड में ही आएगी, मानसूनी पवनों में ही आ जाती है। तो आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा लोकल विंड्स की, जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो मैप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर चिनूक है, नॉर्दर है, ठीक है, नॉर्वेस्टर है, नॉर्थ है, पंपास है, बर्ग है, हरमट्टन, सिरोको, लेवंट, मिस्टल, हेलन, बोरा, फोन। ठीक है, आपके अगर हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान में लू चलती है, तो ये कुछ इस टाइप की पवनें होती हैं जो गर्म और ठंडी दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं इन पवनों की, तो याद रखना, ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो चार्ट है, ये जो फ्लो चार्ट है, ये जो टेबल है, इसको आप अच्छे से याद रखना, यही आपसे पूछा जाएगा। तो चिनूक जो है वो कैसी पवन है, गर्म पवन है, ड्राई विंड है, और ये रॉकी माउंटेन पर पाई जाती है। फोन पर विंड की बात करते हैं, हॉट है, ड्राई है, आल्प्स पर पाई जाएगी। खमसिन जो है हॉट है, ड्राई है, इजिप्ट में पाई जाती है। सिरोको हॉट मोस्ट विंड, सहारा मेडिटेरियन सी पर पाई जाएगी। सोलोन हॉट मोइस्ट विंड, सहारा और आपके जो आइबेरियन पेनिसुला है वहाँ पाई जाएगी। हरमट्टन, इसे गिनी का डॉक्टर भी कहते हैं या इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं, तो ये हॉट पवन है, ड्राई विंड है, वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। बोरा कोल्ड है, ड्राई विंड है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाएगी, हंगरी टू नॉर्थ इटली में पाई जाती है। मिस्टल कोल्ड विंड है, आल्प्स ऑफ फ्रांस में पाई जाएगी।
जो पनास है वो आपके कोल्ड और ड्राई विंड है, या आपके वेस्टर्न साइड जो एंडीज माउंटेन का है वहाँ पर पाई जाती है। ब्लिजार्ड जो है कोल्ड विंड है, टुंड्रा रीजन में पाई जाएगी। पुर्गो आपकी कोल्ड विंड है, रशिया में पाई जाती है। लेवेंटर आपकी कोल्ड विंड है, स्पेन में मिलेगी। नॉर्वेस्टर हॉट विंड है न्यूजीलैंड में। सेंटे आना हॉट विंड आपकी साउथ कैलिफोर्निया में, ठीक है। ब्लैक स्टोन कहते हैं आपको करबरन को, तो हॉट डस्टी विंड है, ये आपके सेंट्रल एशिया में पाई जाएगी। कैलेमा आपकी क्या है, डस्ट लेडन ड्राई विंड है, ये सहारा एयर लेयर अक्रॉस द कनारी आइलैंड में पाई जाती है। एलिफेंटा जो है ये आपके मॉइस्ट विंड है, मानसून विंड है, और ये मालाबार कोस्ट में आपके पाई जाती है। कुछ और देख लीजिए। फॉन वार्म विंड आपकी आल्प्स में चिनूक, यही पूरा चार्ट दे रखा है आपको हॉट एंड आपके कोल्ड विंड का, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जेट स्ट्रीम को देख लेते हैं। जेट स्ट्रीम मैंने आपको बताया था, हमारी जो एयर्स है वो दो टाइप से चलती है, एक सरफेस पर चलती है और एक हमारी जो एयर है वो आपकी कहाँ चलती है, ऊपर चलती है, ठीक है। जो ऊपर चलने वाली पवनें होती है ना, उसी को हम कहते हैं जेट स्ट्रीम, ठीक है। जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी आपके द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब आपके एयरप्लेन्स जब घूम रहे थे तो वहाँ पर एक और अलग तरीके से जो पवनें हैं वो चल रही थी। ऊपर चलने वाली पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है, वही आपको अच्छे से इसको याद रखना है। थोड़ा सा आप यहाँ पर एक जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो आपकी पवनें जो चलती हुई दिखाई दे रही हैं, यही है आपकी क्या, जेट स्ट्रीम या जेट विंड जो होती है वो यही होती है। जो ऊपर आपके सरफेस के ऊपर जो चलने वाली पवनें होती हैं उन्हीं को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो ये जो पवनें आपकी चल रही हैं यही है आपकी जेट स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और देख लीजिए जेट स्ट्रीम क्या होता है। तो जेट धाराएं क्या होती हैं, तो पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली हवाओं को हवाएं धाराएं हैं। ये पृथ्वी पर मुख्य जेट धाराएं ट्रोपोपॉज की ऊंचाई पर स्थित होती हैं और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इनके पथ आमतौर पर एक वृत्ताकार के होते हैं। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कुछ इस तरीके से होती है ये जेट स्ट्रीम, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हो गई। ये जो आपकी मिड एल्टीट्यूड आपकी जेट स्ट्रीम जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो क्लास थी हमारी यही समाप्त करते हैं कि अगर कोई भी आपको जो दिक्कत हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वहीं पे मैं आपको इसका आंसर भी दे दूंगी। बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्लास थी, आपको कोशिश करी है मैंने कि बहुत ईजी वे में अच्छे तरीके से समझा सकूं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये क्लास समझ में आ गई है ना, तो समझ लीजिए आपने एटमॉस्फेयर का 90% जो पोर्शन है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइएगा। बाकी प्लीज़ एक फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भैया प्रेप शॉर्ट को सब्सक्राइब कर लो और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद।